जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NKS में। दोस्त ये हमारा साइंस का छठा लेक्चर है, यानी कि NCERT और बिहार बोर्ड को एक साथ लेकर चल रहे हैं दोस्त। 9th क्लास के साइंस चैप्टर 2 का हमारा यह 6 लेक्चर है। तो चलिए दोस्त अपने लेक्चर को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। और हमने पिछले सेशन में जो हमने पढ़ा था, यानी कि लेक्चर 5 में दोस्त हमने जो भी पढ़ा था साइंस के बारे में, वो खूबी उसके समझा था और उसका नोट्स हमने तैयार कर लिया था। अब यहाँ पर एक नए सिरे से टॉपिक चलने वाला है और इसका भी हम अच्छे पूर्वक नोट्स बनाएंगे दोस्त। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। एक बार फिर से शुरुआत से एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं आज का इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प क्या टॉपिक है और क्या आज हम सीखने वाले हैं और क्या हम समझने वाले हैं। आइए चलते हैं दोस्त। देखिएगा दोस्त, आपकी किताब में 2.3 के नाम से दोस्त एक मिश्रण के घटकों का पृथक्करण पॉइंट है। समझेंगे इंग्लिश में जिसे हम सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कहते हैं। यानी कि अगर आपने इससे पहले मिश्रण समझ चुके हैं दोस्त, मिश्रण किसे कहते हैं ये समझ चुके हैं, मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं ये समझ चुके हैं, उन प्रकारों में और क्या होते हैं वो भी आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, जैसे कोलाइड, निलंबन इत्यादि चीज़ें आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। अब एक टॉपिक ये जो है दोस्त, ये क्या है, इसमें ये कह रहा है कि अगर आपके सामने कोई मिश्रण का है, कोई मिश्रण रखा हुआ है, तो उनके जो घटक होंगे, घटक कहने का मतलब जैसा कि आप जानते हैं दोस्त, मिश्रण क्या होता है, एक या एक से अधिक पदार्थों का क्या होता है, मिलाया गया होता है, उससे जो तैयार होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। तो यानी ये जो पदार्थ है ये उन्हीं पदार्थों को घटक कह रहा है। घटक यहाँ पर कुछ और नहीं है दोस्त, जो आप एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलाते हैं और उससे जो बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। यानी ये जो पदार्थ है वही यहाँ पर उसको घटक बोल रहा है। ध्यान से समझेंगे दोस्त, मिश्रण के सभी घटकों को, यानी उसमें जो भी घटक हैं, जैसे आप चीनी और पानी का मिश्रण तैयार करते हैं दोस्त, तो उसमें जो घटक है चीनी है और पानी है, तब उन्हीं घटकों को हम कैसे अलग करेंगे। यानी कि अगर आप चीनी और पानी या नमक और पानी का घोल ले रहे हैं दोस्त, तो आप उस घोल में किस प्रकार, किस विधि से नमक को अलग कर लेंगे या पानी को अलग कर लेंगे, इस तरह बहुत सारे आपको मिश्रण इसमें देखने को मिलने वाले हैं। उनके नाम देखने को मिलेंगे और आप ये समझेंगे कि उनके अंदर जो घटक मौजूद हैं, उन घटकों को यानी उन पदार्थों को हम किस प्रकार उनसे अलग कर रहे हैं। यही टॉपिक है दोस्त। आइए चलते हैं, समझते हैं। समझिएगा, पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक तौर पर पदार्थ दोस्त मिलते हैं आपको, चाहे अयस्क हो या फिर कोई भी पदार्थ जो प्राकृतिक तौर से आपको मिल रहा है, वो अक्सर शुद्ध नहीं होते हैं। शुद्ध नहीं होने का मतलब समझिएगा, शुद्ध नहीं होने का मतलब ये नहीं है व्यवहारिक तरीके से नहीं। हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि शुद्ध दो तरीके से पता किया जाता है, एक व्यवहारिक तरीके से और एक वैज्ञानिक तरीके से। यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके का बात कर रहा है। वैज्ञानिक तरीके का मतलब कि आपके पास जो एक पदार्थ मौजूद है उसमें एक से अधिक प्रकार के कण मौजूद हैं, जैसे दूध हो गया। लेकिन हम और आप दूध पीते हैं, लेकिन उनके अंदर अगर वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे तो प्रोटीन के कण होंगे, जल के कण होंगे, वसा के कण होंगे, और इन सभी अलग अलग तरह के कणों के मिलने की वजह से उनको हम साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक के तरीके से, नज़रिए से हम उन्हें क्या कह रहे हैं दोस्त, वह शुद्ध नहीं है। तो बस ये वही बात कह रहा है दोस्त। क्या कह रहा है कि प्राकृतिक तौर पर अक्सर जो पदार्थ आपको प्राप्त होता है वो शुद्ध नहीं होते। अशुद्ध क्यों नहीं होते आपने अभी समझा, क्योंकि उन पदार्थों में अलग अलग तरह के कणों के गुण पाए जाते होंगे, इस वजह से वो शुद्ध नहीं होते हैं। सेकंड पॉइंट समझिएगा, पृथक करने की विभिन्न विधियां। यानी कि इनको जो मिश्रण है जो आपको प्राकृतिक तौर से मिल रहा है दोस्त, चाहे अयस्क हो या फिर दूध हो या फिर कोई भी जो प्राकृतिक तौर से आपको मिल रहा है, उनको अलग अलग प्रकार की विधियों से हम उनके घटकों को अलग अलग करेंगे। और यही आप विधियां, कुछ 7-8 विधि हैं दोस्त, उनको आप पढ़ने वाले हैं एक एक कर कर कि हम किस प्रकार कोई भी मिश्रण है
उसको हम उसके घटकों से किस प्रकार अलग करेंगे। अब जैसे देखिएगा विषमांगी मिश्रण, अब जैसे आप देखते होंगे, आपने पढ़ा हुआ दोस्त समांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण, ज़्यादातर जो आप विषमांगी मिश्रण जो भी मिक्सर यानी मिश्रण देख रहे होते हैं दोस्त, उनको आप आसानी से हाथ से चुन सकते हैं, छानन पत्र द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा दोस्त, एग्जाम्पल में जैसे कि अगर आपको कोई गेहूं है और गेहूं में कंकड़ पत्थर मिले हुए हैं, तो गेहूं एक अलग पदार्थ और कंकड़ पत्थर उनसे जो मिले हुए एक अलग पदार्थ, दो अलग अलग पदार्थ आपस में मिले हुए हैं दोस्त, उनसे जो मिश्रण तैयार हुआ है वो हो गया विषमांगी मिश्रण। क्या हो गया? विषमांगी मिश्रण। आप उनके घटकों को, अब घटक क्या हो गया? कंकड़ हो गया और गेहूं हो गया। अब उनके घटकों को अलग करने के लिए सिंपल आप चुनने वाली विधि से, जिस प्रकार आप बैठ कर देखते होंगे कि हमारे घर में किस तरह लोग चावल चुनते हैं या गेहूं में कंकड़ पत्थर अलग करते हैं, उसे हम कहते हैं चुनने वाली विधि। क्या? चुनकर विधि। यानी कि उस गेहूं में से कंकड़ पत्थर का चुनना, गेहूं पत्थर में कंकड़ पत्थर का मिलना, वो विषमांगी मिश्रण है। उसमें से कंकड़ पत्थर को चुनना हमारा हाथ से चुनकर विधि है। यह एक विधि है दोस्त, हाथ से चुनकर आप कंकड़ पत्थर को अलग कर रहे हैं, ये एक विधि है। उसी प्रकार छलनी से छान कर, यानी कि जैसे आप चाय छानते हैं या ऐसी कोई भी चीज़, जैसे कि आप बालू और पानी का मिश्रण है, आप उसे अलग करना चाहते हैं तो उसके आप कपड़े से या कोई छनन पत्र से आप बालू के कणों को अलग कर सकते हैं। ये एक विधि हुआ, एक मिश्रण हुआ, बालू और पानी का एक मिश्रण हुआ, गेहूं और कंकड़ का एक मिश्रण है, जिसे आप हम हाथ के द्वारा चुनकर अलग कर रहे हैं या फिर छनन पत्र द्वारा या छानकर उनको अलग कर रहे हैं। इसी प्रकार अब बहुत सारी विधियाँ पढ़ने वाले हैं दोस्त और समझने वाले हैं कि उनके घटकों को किस प्रकार हम अलग करेंगे। आइए लास्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कुछ मिश्रणों को विशेष विधि से, यानी कि कुछ ऐसे मिश्रण आपके सामने आने वाले हैं दोस्त, जैसे डाई हो जाएगा, दूध हो जाएगा। अब इनमें से हम क्या निकालने वाले हैं आगे पढ़ेंगे। कुछ ऐसी विधियां आपके सामने आएंगी जो बहुत महत्वपूर्ण है, उस विधि का एक अलग ही नाम दिया गया है। उस विधि के द्वारा हम क्या अलग करेंगे, किस कंपोनेंट यानी किस मिश्रण से हम क्या अलग करेंगे, ये सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस पॉइंट में। यानी कि इस पॉइंट का हमारा आशय पढ़ने का यही है कि आपके सामने कोई मिश्रण आ जा रहा है, वो कैसा भी हो, ठोस ठोस हो, ठोस द्रव हो, द्रव गैस हो, किसी भी अवस्था में हो, तो उसको हम किस प्रकार उनके घटकों को अलग करेंगे। तो चलिए दोस्त पढ़ते हैं और एक एक विधि को समझते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है, चलते हैं। और हमारा सामने आता है दोस्त 2.3.1, एक बहुत ही बेहतरीन विधि। क्या है? रंग वाले घटक यानी डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं, समझिएगा। अब आपका शुरू हो चुका है दोस्त, वो सभी विधियां आप पढ़ने वाले हैं जो अलग अलग मिश्रण आपको मिलेंगे, उनके घटकों को, उनके पदार्थों को हम किस प्रकार अलग कर रहे हैं। जिसमें से पहला है एक रंग है दोस्त, एक डाई है, उससे जिससे नीले रंग की कोई डाई होती है, आप देखे होंगे स्याही होती है, या काले रंग की कोई स्याही होती है। उसमें क्या क्या मौजूद होता है? नॉर्मल आप जब देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि उसमें एक रंग है और उसके साथ वाटर भी होगा। जनरली आप एक कोई भी ब्लू स्याही को देखेंगे या फिर ब्लैक स्याही को देखेंगे दोस्त, तो उसमें नॉर्मल ऑब्जर्व करेंगे तो आप दो ही चीज़ें समझ पाएंगे दोस्त। क्या? कि हाँ, उसमें सर पानी मिला होगा और एक रंग होगा जो उसको काला रंग दे रहा है या फिर उसको हम नीला रंग दे रहा है। यानी कि उस नीले रंग का कोई एक पाउडर होगा, उसमें पानी मिलाया गया है, तब जाकर वो स्याही बना है। जिस प्रकार एक रेड रंगों का एक पुड़िया जो रेड कलर का आता है दोस्त, वो क्या होता है? ड्राई होता है। उसमें आप वाटर मिलाते हैं तो लाल रंग का कलर बन जाता है। तो बस ये वही है दोस्त, एक डाई है नीले रंग का या फिर काले रंग का। अब उसमें उसके अंदर वाटर है और वो डाई है। अब किस विधि से और क्या विधि हम अपना रहे हैं कि उसके डाई को हम अलग कर रहे हैं और उसके पानी को अलग कर रहे हैं, आइए देखते हैं, समझिएगा। इस विधि का नाम है वाष्पीकरण। क्या नाम है दोस्त? वाष्पीकरण। अब इसमें हम आपको क्या करना है दोस्त, एक बीकर लेना है, देख सकते हैं ये फ्लैक्स रहेगा, यानी नीचे से आप इसको ज्वलन यानी आग जलाएंगे। अब आप इसे डायरेक्ट जो स्याही है, चाहे वो नीले रंग की हो काले रंग की, उससे हम डायरेक्ट
गर्म नहीं करेंगे दोस्त। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत कम मात्रा में वाटर होता है। अगर जैसे ही गर्म करने जाएंगे तो क्या पता उस जो हम अलग करना चाहते हैं वो अलग हमें प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो इस वजह से इस ध्यान में रखकर, टेम्परेचर को ध्यान में रखकर, ताप को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है दोस्त कि एक बर्नर पर एक बीकर में जल रखा जाता है और उस बीकर के ऊपर एक वॉच ग्लास यानी कि जो डिस्क टाइप की जो ग्लास दिखाई देती है, ग्लास जो होता है डिस्क टाइप का होता है दोस्त, उस जल के ऊपर रखा जाता है। फिर बर्नर को जलाया जाता है और जब उससे टेम्परेचर दिया जाता है तो दोस्त उसके जो जल के कण हैं, उसके जल के कण को टेम्परेचर मिलने लगेगा, जल के कण गर्म होने लगेंगे और इस गर्माहट के कारण जो आप इस डिस्क में स्याही रखे हैं दोस्त, आप देखेंगे कि उस डिस्क में जो स्याही है, उस स्याही में दोस्त जो जल का मात्रा है वो वाष्प बनकर देखिए किस प्रकार उड़ रहा है। यानी कि बराबर जब हमने इसको टेम्परेचर दिया तो ये जल के टेम्परेचर को प्राप्त कर कर जो स्याही में जल उपलब्ध था वो वाष्प में बदल गया। और जब ये लगातार प्रक्रिया करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक समय आएगा कि वाष्पीकरण उस डिस्क यानी जो ये वॉच ग्लास डिस्क है यहाँ से आपको कोई भाप नजर नहीं आएगा उड़ते हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस स्याही में जो जल था टोटल वाष्प बनकर उड़ चुका है। यानी उस जल का वहां से अस्तित्व उस स्याही से खत्म हो चुका है। और जब ध्यान से देखेंगे दोस्तों डिस्क जो रहेगा ग्लास वाला डिस्क, उसमें आपको पाउडर जैसा स्याही जो बचेगा वही होगा रंग, चाहे वो नीले रंग का हो सकता है चाहे वो काले रंग का हो सकता है। ये हमारा वाष्पीकरण विधि हुआ दोस्त। वाष्पीकरण विधि पहला हमने पढ़ा वाष्पीकरण विधि, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार एक स्याही नीले या काले स्याही को किस प्रकार हम उसे गर्म करते हैं तो उसका जो वाष्प होता है यानी जल होता है वाष्प बनकर उड़ जाता है, उसके पास सिर्फ पाउडर की तरह स्याही जो रंग होता है वो बच जाता है। और इस स्याही के मिश्रण को हमने उनके घटकों को क्या अलग किया, किस विधि से? वाष्पीकरण विधि से। आइए दूसरा समझते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है, जैसा हमने आपको बताया। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर दें। यानी कि विलायक, अब इसमें क्या होगा समझिएगा, कह रहा है कि विलायक से हम विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि से कम, यानी कि जल कम मात्रा में था तो जल क्या हो जाएगा दोस्त? विलेय हो जाएगा। और जो पाउडर था वो विलायक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अधिक मात्रा में था। इसी वजह से तो हम उस स्याही को डायरेक्ट नहीं गर्म कर रहे थे दोस्त, क्योंकि उसमें जल का मात्रा कम था। डायरेक्ट गर्म करते हैं तो कुछ और ही परिणाम हमको देखने को मिलता है। इस वजह से हम उस बराबर बीकर में जल को गर्म कर रहे थे। उस जल के गर्माहट के थ्रू स्याही का जो जल जिसमें जो विलय के रूप में था, कम मात्रा में था, वो वाष्पीकृत होकर उड़ गया और बच गया सिर्फ स्याही का रंग। क्या बच गया दोस्त? स्याही का रंग। ये हम पहला विधि पढ़े। आइए दूसरा विधि समझते हैं दोस्त। दूसरा विधि है सेंट्रीफ्यूगल, एक मशीन होता है। इससे पहले हमने आपको बताया था दोस्त कि अब केंद्रीय यंत्र, इससे जस्ट पहले वाले सेशन में देखिएगा हमने आपको बताया था। अब केंद्रीय यंत्र एक होता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगिंग आपका एक मशीन होता है। ये क्या करता है समझिएगा। हमने आपको बताया था कि ये एक जो मशीन होता है दोस्त, जब इसमें दूध को डाला जाता है तो दूध के अंदर जो कंपोनेंट मौजूद होते हैं जैसे वसा, कुछ दूध में ऐसे कुछ मिश्रण होते हैं दोस्त कि जिनको आप छनन पत्र द्वारा अलग उनके कणों को नहीं कर सकते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे आप सोच रहे होंगे कि अगर हम दूध को छान कर उसके वसा को अलग कर लें तो नहीं पॉसिबल है। जहां आप दूध को छानने जाइएगा तो सब उसमें जो भी है सभी के सभी दूध छन जाएंगे। यानी कि यह दूध में जो वसा मौजूद है वो छनन पत्र द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। तो किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो देखिए पॉइंट यही तो हमारा है कि दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। कभी कभी द्रव में ठोस पदार्थ, इतने ध्यान से देखिए क्या कह रहा है दोस्त, कभी कभी द्रव में, एक सेकंड, कह रहा है दोस्त, कभी कभी द्रव में ठोस पदार्थ यानी जो आपके वसा के कण है वो ठोस रूप में ही मौजूद होते हैं।
इतने छोटे होते हैं कि छनन पत्र से बाहर आ जाते हैं। इसलिए यानी कि अगर आप दूध से क्रीम निकालना चाहते हैं दोस्त, वो इतने छोटे कण हैं कि अगर छनन पत्र से आप छानना चाहेंगे तो वो भी दूध के साथ बाहर चले आएंगे। उसके लिए प्रयोग किया जाता है अपकेंद्रीकरण यंत्र, जिसके अंदर दूध को बराबर रख कर घुमाया जाता है। आप प्रयोगशाला में देख सकते हैं, या फिर आप देखेंगे कहीं ब्लड जांच होता है तो वहाँ पर भी ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं, चाहे प्लेटलेट्स हो या फिर और भी जितने भी कंपोनेंट होते हैं, उन कंपोनेंट को अलग करने के लिए इसी अपकेंद्रीकरण यंत्र का प्रयोग होता है। जिस प्रकार दूध से क्रीम अलग करने के लिए उस यंत्र में दूध रख देते हैं, वो काफ़ी स्पीड से, इतना स्पीड से उसको घुमाया जाता है कि उसके दूध के जो फैट वाले कण हैं यानी वसा वाले कण हैं, वो बाहर की तरफ निकल आते हैं। जब वो बाहर की तरफ निकल आते हैं, जब वो बाहर निकल जाएंगे तो वो दूध वाले पार्ट से जो फैट वाला पार्ट है अलग हो जाएगा। और यही तो हम कर रहे हैं दोस्त कि अपने इस मिश्रण को, उनके घटकों को एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। इनका देखिए अनुप्रयोग, यानी कि इस अपकेंद्रीय यंत्र का और कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है। देखिए जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र, जैसा हमने आपको बताया, जहाँ रक्त का जांच होता है या मूत्र का जांच होता है, उसके अंदर जो भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे प्लेटलेट्स जानना है कभी, तो उस ब्लड को रखा जाता है अपकेंद्रीय यंत्र में और उससे प्लेटलेट्स को अलग कर लिया जाता है। उसी प्रकार देखेंगे दोस्त डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया। आप देखेंगे मथनी का क्या काम होता है दोस्त। मथनी एक तरह का अपकेंद्रीय यंत्र ही समझिए, क्योंकि हमने जैसे मट्ठा में उसको मथते हैं तो इतना स्पीड में उसको करते हैं, तो जो मट्ठा होता है उसमें से क्रीम बाहर निकलकर मथनी के ऊपर लग जाता है। कपड़े धोने की मशीन, जैसे आप कपड़े के धोने की जो वॉशिंग मशीन होती है दोस्त, उसमें भी अपकेंद्रीय यंत्र वाला कार्य करता है। वो भी उसमें भी क्या करता है कि आपके कपड़े के अंदर जो भी डस्ट होते हैं वो इस स्पीड में घूमता है दोस्त, कि उस स्पीड के कारण जो कपड़े में डस्ट पार्टिकल हैं वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। जब बाहर की तरफ आ जाते हैं तो वाटर के थ्रू वो बाहर निकल आते हैं। ये है एक मिश्रण जो दूध हुआ, रक्त या मूत्र हुआ, कपड़ा धोने जब जा रहे हैं कोई मशीन हुआ, या फिर डेयरी घर में जो क्रीम निकाला जाता है, इन सभी चीज़ों को कैसे, इन घटकों को अलग निकाला जा रहा है, तो अपकेंद्रीय मशीन से, यानी कि सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन से निकाला जा रहा है। ये हमारा दूसरा विधि हुआ। ये देख सकते हैं दोस्त, ये आपका एक मशीन है, सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन है, यानी कि अपकेंद्रीय मशीन है। किस प्रकार इसमें दूध डाला जा रहा है, इससे दूध के और कंपोनेंट इधर बाहर निकल कर आ जा रहे हैं और ये इसके थ्रू आपका क्रीम निकल कर आ जा रहा है। इस प्रकार डेयरी वाले क्या करते हैं, बड़े बड़े यंत्र लगाते हैं और उसमें दूध डालते हैं, और दूध के जो आपके पास जो पैकेट आता है दोस्त, उसमें क्रीम नहीं होता है, क्रीम को निकाल दिया जाता है। और ये देखिए, ये दूध आपको सप्लाई कर देते हैं और ये अलग आपका क्रीम हो गया। यही सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन है दोस्त, जिसके थ्रू आप वाटर के कुछ कंपोनेंट इधर आ गए हैं और एक कंपोनेंट जो है ये इधर आ गया है। अब आइए चलते हैं दोस्त, तीसरा विधि पढ़ते हैं। पहला विधि हमने डाई को वाष्पीकरण द्वारा, दूसरा विधि अपकेंद्रीय यंत्र के द्वारा। अब तीसरा विधि देखिए दोस्त क्या कर रहा है कि जब कभी भी दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे, यानी कि समझिएगा, दो अघुलनशील द्रव हैं। अघुलनशील का मतलब कि उन द्रवों को जब आपस में डाला गया तो वो एक दूसरे के साथ विलय नहीं हुए, ये एक दूसरे के साथ मिले नहीं। जैसे अगर आप पानी जो जल होता है उसमें अगर ऑयल डाल देते हैं या फिर ऑयल में आप किरोसिन तेल डाल देते हैं, तो आप देखेंगे दोस्त कि किस प्रकार ऑयल उस जो वाटर के ऊपर तैरता है, यानी कि वो मिक्स नहीं हुए हैं, अघुलनशील हैं, मतलब एक दूसरे में घुले नहीं हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम कैसे अलग करेंगे यही देखते हैं। देखिएगा तो ये आपका कुछ इस प्रकार एक कीप होता है, जैसे आप देख सकते हैं चित्र 2.6 अघुलनशील पदार्थ द्रव इसमें डाले गए हैं दोस्त। अब देखिएगा, इसमें एक पूरा कीप रहता है, यहाँ ये स्टाफ कॉर्क इसको बोला जाता है। अब इसमें जल है, मिट्टी का तेल है और ये पृथक कीक है, यानी कि इसमें आपको डाला गया है, ये जल और मिट्टी के तेल को डाला गया है। यहाँ पर आपका जल और मिट्टी का तेल कुछ इस प्रकार आ गया, और इनके अलग होने की विधि
किस आधार पर है दोस्त, समझिएगा। जब दो अघुलनशील द्रव आपस में मिलाए जाते हैं तो उनको एक दूसरे को अलग करने के लिए उनके घनत्व के कारण उनको अलग किया जाता है। किसके कारण? घनत्व के। यानी कि वाटर का यानी जल का घनत्व कुछ और है और मिट्टी के तेल का घनत्व कुछ और है। जिसका घनत्व जितना कम होता है दोस्त, वो दूसरे पदार्थ की अपेक्षा ऊपर होता है, समझिएगा। अगर पानी का घनत्व दोस्त मिट्टी के तेल से कम होता तो जब आपस में मिट्टी का तेल और पानी मिलाया जाता तो पानी ऊपर तैरते रहता है। लेकिन आप क्या देखते हैं कि पानी में या फिर मिट्टी का तेल जब हम वाटर को मिलाते हैं तो आप देखते हैं किरोसिन तेल मिट्टी के जो जल है उसके ऊपर तैरते रहता है। यानी कि जिसका घनत्व कम होगा, समझिएगा दोस्त, जिस पदार्थ का घनत्व कम होगा, जिस पदार्थ का घनत्व कम होगा वो पदार्थ किसी और जिसकी अपेक्षा में घनत्व कम है उसके ऊपर रहेगा। अब देखिएगा, समझिएगा। अब यही है, यहाँ पर पृथक कीप है, यहाँ पर किरोसिन तेल और वाटर डाल दिए गए हैं। और यहाँ से जब कीप चालू करेंगे दोस्त, जब यहाँ से कीप बराबर इसको डालेंगे इसमें, तो जब यहाँ पर कीप चालू करेंगे तो देखेंगे कि ये किरोसिन तेल और पानी ये अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि किरोसिन तेल का घनत्व कम होता है, इस वजह से वो जल के ऊपर आ जाता है और जल नीचे आ जाता है। और इस कीप को ओपन करेंगे तो जल पहले बाहर आ जाएगा और जल दूसरे बीकर में आप डाल देंगे और जैसे ही जल खत्म होगा तैसे ही कीप को क्लोज कर देंगे और इसमें बच जाएगा किरोसिन तेल। क्या बच जाएगा दोस्त? किरोसिन तेल। इसी प्रकार अगर आप जल में ऑयल मिलाते हैं दोस्त, तो ऐसे ही आप कीप का प्रयोग करेंगे और कीप का जो स्टॉप कॉर्क है उसे आप ओपन करेंगे। जो पहले घनत्व ज़्यादा जिसका रहेगा वो नीचे गिर जाएगा और क्लोज कर देंगे, उसको अलग कर देंगे। पुनः ओपन करेंगे और जो दूसरा पदार्थ आ रहा है उसको अलग कर देंगे। तो ये हमने पढ़ा दोस्त किस प्रकार दो अघुलनशील पदार्थ यानी दो जो द्रव हैं उनको किस प्रकार हमने अलग अलग किया। अब देखिए दोस्त, इसका अनुप्रयोग यानी कि इस जो विधि है, जो अभी हमने पढ़ा जो विधि है, इसके थ्रू इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे अब केंद्रीय मशीन का प्रयोग वॉशिंग मशीन में हो रहा था, डेयरी वाले कर रहे थे, जो खून जांच करते हैं वो कर रहे थे, यानी रक्त जांच करते हैं वो कर रहे थे, मूत्र जांच जो करते हैं वो कर रहे थे। वो क्या था? उस प्रयोग का अनुप्रयोग था। उसी प्रकार इस मिश्रण को जिस प्रकार हमने अलग किया, इसका और प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है तो देख सकते हैं। पहला, तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, ये हमने आपको बताया दोस्त। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातु मल को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी के निचली सतह पर पिघला हुआ शेष रह जाता है। यानी कि देखिए, जब धातु शोधन किया जाता है यानी कि धातु को प्यूरिफिकेशन किया जाता है, जैसे लोहे को, तो इसमें जब इसको लोहे को जब इस धातु शोधन के द्वारा अलग किया जाएगा दोस्तों, लोहे का घनत्व ज़्यादा होने के कारण वो तली में नीचे बैठ जाता है। और जो बाकी धातु मल होते हैं, धातु मल में कुछ भी हो सकते हैं दोस्त, कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई अदर मेटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो धातु मल होंगे वो आयरन की अपेक्षा कम घनत्व वाले होंगे, इसलिए उसके ऊपर ही रहेंगे और उस ऊपर जो धातु मल रहेंगे उसे हटा लिया जाता है और नीचे तली में बैठा रहता है, क्या रहता है? लोहा जो शेष बच जाता है। तो ये धातु शोधन के जब, यानी कि कोई कहेगा क्या धातु शोधन करते समय क्या हम हल्के वाले पदार्थ को और भारी वाले पदार्थ को या फिर कम घनत्व या ज़्यादा घनत्व वाले पदार्थ को अलग करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। कम घनत्व होने के कारण ही धातु मल को ऊपर रह जाता है और धातु मल को हटा दिया जाता है, और ज़्यादा घनत्व होने के कारण ही लोहा नीचे बैठ जाता है और लोहा आपको प्राप्त हो जाता है। देखिए अब इसका क्या कह रहा है? सिद्धांत के अनुसार, यानी कौन से सिद्धांत? जो अभी आपने ये पढ़ा, इस सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू से ही बताते आया दोस्त कि ये अपने घनत्व के कारण ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। किरोसिन तेल अलग हुआ था पानी से अपने घनत्व के कारण। यहाँ पर धातुमल अलग हो रहा है लोहे से अपने घनत्व के कारण। धातुमल का जो घनत्व होगा वो कम होगा, इस वजह से ऊपर है, और लोहे का घनत्व नीचे है
यानी कि लोहे का घनत्व ज़्यादा है, इस वजह से वो लोहा नीचे है। अब आइए चौथा पढ़ते हैं दोस्त। चौथा विधि क्या है समझिएगा। इसमें कह रहा है कि एक नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे हम अलग करेंगे। किसको? नमक है और अमोनियम क्लोराइड है, और आपने पढ़ा है दोस्त, हमने आपको एग्जाम्पल में भी लिखवाया है कि अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, कपूर, नेफ्थलीन, ये सब ऐसे पदार्थ हैं कि इनको हीट देने पर ये ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन इनको हीट देने पर, ताप देने पे ये द्रव में नहीं बदलते हैं, ये डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं। ये आपने पहले लिखा है और समझा भी है, तो बस वही प्रयोग करेंगे। यानी कि आप जब एक बर्नर लेंगे, एक इस प्रकार फ्लैश डिस्क लेंगे, चीनी मिट्टी की कोई प्याली लेंगे, उसमें आप अमोनियम क्लोराइड और नमक का मिश्रण रख देंगे, और एक कीप उल्टा ऐसे कीप और यहाँ पर रुआ डाल देंगे, ताकि अमोनियम क्लोराइड उड़कर बाहर न चल जाए। इस वजह से उस कीप को रुई से बंद कर देंगे। अब नीचे बर्नर से टेम्परेचर देंगे, तो अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिश्रण में दोस्त देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड भाप में तुरंत बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि उसको ताप मिलते हैं, वो लिक्विड में नहीं, वो डायरेक्ट भाप में बदलता है, और नमक यहाँ पर रह जाएगा। और जब ये अमोनियम क्लोराइड दोस्त सभी उड़कर भाप में बदल जाएंगे, तो टेम्परेचर बंद कर देंगे, यानी धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। और जब ये ठंडा हो जाएगा दोस्त, तो इसके जो अमोनियम क्लोराइड के भाप हैं, ये इस कीप के दीवार पर कुछ इस प्रकार चिपके रहेंगे, और जैसे जैसे ठंडा होखेगा तैसे तैसे ये जो इसके कीप के दीवार पर ये चिपके हुए हैं अमोनियम क्लोराइड, ये ठोस में बदल जाएंगे। किसमें? ये ऐसे हैं, ये प्रोसेस है दोस्त, ऊर्ध्वापातन कहा जाता है, जो ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में बदलते हैं, और गैस से डायरेक्ट ठोस अवस्था में आते हैं। उस गैस अवस्था से डायरेक्ट ठोस अवस्था में आते हैं, उससे हम सब्लिमेशन या ऊर्ध्वापातन कहते हैं। यानी कि नमक और अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए हम ऊर्ध्वापातन सब्लिमेशन का प्रयोग करेंगे, जिसके अनुसार हम बर्नर में जिस प्रकार ताप दे रहे थे, और अब अमोनियम क्लोराइड भाप बन जा रहा है और कीप के दीवारों पर सड़ जा रहा है, और टेम्परेचर कम होते ही वो कीप के दीवारों पर आप देखेंगे तो अमोनियम क्लोराइड चिपके हुए नजर आ जाएंगे। बोलिए स्वाहा। हमने अच्छे तरीके से 4 विधियाँ पढ़ा। आइए चलते हैं, एक 5वां विधि है, पढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट विधि है दोस्त, और इसमें 1-2 और विधियाँ हैं, वो पढ़ेंगे और उसके बाद नोट्स बनाएंगे। आइए चलिए समझते हैं क्या है 5वां विधि, समझेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है दोस्त, थोड़ा इसे ध्यान में रखिएगा। क्या है? क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? समझिएगा क्या कह रहा है, देखिएगा दोस्त। जिस प्रकार प्रकाश आता है, सूर्य की किरणें आती हैं, वो सफ़ेद लगता है, परंतु वास्तव में उसमें 7 रंग होते हैं। विबग्योर आप पढ़े होंगे, क्या होते हैं दोस्त? विबग्योर। 1 2 3 4 5 6 7। जिस प्रकार प्रकाश सफ़ेद सिर्फ नज़र आता है दोस्त आपके अपनी आँखों से, परंतु वह उसमें सिर्फ सफ़ेद ही लाइट उपलब्ध नहीं होती है, बल्कि उसमें 7 कलर की लाइटें एक साथ मिक्सर हुई रहती हैं, और उनके उपरांत वो सफ़ेद रंग दिखाई देता है। उसी प्रकार दोस्त एक काली स्याही जो डाई होती है, सिर्फ उसमें काला रंग नहीं होता है, उसमें और सारे भी रंग उपलब्ध होते हैं, जिनके कारण उनको मिलने से वो काला स्याही बना है। परंतु ये आप जान रहे हैं, लेकिन ये समझेंगे कैसे? उसमें कौन कौन से कलर हैं? जिस प्रकार आप सफ़ेद किरण को देखते हैं, प्रिज्म के थ्रू गुजारते हैं, तो 7 रंग निकल कर आते हैं। उस एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता चलता है दोस्त कि एक लाइट में 7 कलर होते हैं। उसी प्रकार दोस्त क्रोमेटोग्राफी एक प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि एक काली स्याही में सिर्फ काला रंग ही उपलब्ध नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी और रंग होते हैं। ये कैसे करते हैं आइए समझते हैं, समझिएगा कैसे करते हैं। अनुप्रयोग देखिएगा दोस्त। डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में इनका, यानी कि ये जो प्रयोग है क्रोमेटोग्राफी, ये कहाँ कहाँ इनका प्रयोग हम कर सकते हैं, समझिएगा। पहला क्या कर रहा है? डाई में रंगों को पृथक, यानी कोई भी डाई है
जिसे काला स्याही है, उसके कौन से रंग कंपोनेंट हैं, उसमें रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, वाइट है, क्या क्या है उस ब्लैक डाई में, और सब क्या कलर छुपे हुए हैं, उन घटकों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी यूज किया जाता है। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, यानी कि जो प्राकृतिक रंग आपके सामने उपलब्ध हैं, कोई भी फ्लावर का रंग हुआ या क्लोरोप्लास्ट में जो हरा रंग होता है, उसमें क्या और भी कलर उनके साथ उपलब्ध होते हैं या नहीं होते हैं, ये उनके कलरों को, उनके घटकों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्रोमेटोग्राफी। उसी प्रकार दोस्त रक्त से नशीले पदार्थ, ड्रग्स को पृथक, यानी कि रक्त में जो मौजूद होते हैं ड्रग्स, उनको अलग करने के लिए यूज किया जाता है क्रोमेटोग्राफी। और आइए समझते हैं क्रोमेटोग्राफी करने का तरीका क्या होता है। समझिएगा, क्रोमेटोग्राफी करने का तरीका सिंपल होता है दोस्त, कि एक पेपर लिया जाता है, देखिएगा ये एक पेपर है जिसे आप देख सकते हैं, इसमें एक निशान ऐसे दे दिया गया है और एक स्याही यहाँ पर गिरा दिया गया है, यानी कोई भी स्याही होता है जो इंक होता है वो इस पेपर पर इस प्रकार लगा दिया गया है। ये पेंसिल से मतलब रेखा खींच दिया गया है निशान के लिए कि हाँ यहाँ पर स्याही लगाना है, इस वजह से। ये छानक पत्र है। छानक पत्र का मतलब कोई भी नॉर्मल पत्र जिनके थ्रू आप वाटर अपना सेमी परमेबल हो, यानी वाटर आर पार थोड़ा थोड़ा जा सके। वैसे ऐसा नहीं कि पूरा छनन पत्र द्वारा कि पूरा इधर पानी डालें इधर से पूरा निकल गया, नहीं, वैसा छनन पत्र नहीं। अब उसको क्या किया जाता है कि एक कप में समझिए जल लिया जाता है, स्याही का निशान लगा दिया गया, आप देख सकते हैं छानक पत्र है, जार में पानी लिया गया है, कागज़ का क्लिप है और कागज़ की छड़ है। यानी कि अब उसको क्या किया जाएगा दोस्त, उस कागज़ पर जहाँ पर आपने स्याही लगाया है उस जल में डुबोएंगे। जल में इस प्रकार डुबोएंगे कि जो स्याही जहाँ लगाए हैं वो लगभग पानी का जो जल का स्तर है उसके थोड़ा सा ऊपर रहे। क्या रहे? उसके थोड़ा सा ऊपर रहे। इसके अंदर प्रोसेस क्या होगा कि जो जल के कण है दोस्त, उस जो छनन पत्र है उसके जब टच में आएंगे तो एक केशिकत्व प्रोसेस होता है दोस्त। केशिकत्व प्रोसेस के थ्रू ही अगर हम समझिएगा, अगर हम केशिकत्व का प्रोसेस अगर इस पेंसिल में होता है तो अगर हम यहाँ पर जल को टच करेंगे तो ये धीरे धीरे जल के कण यहाँ पर आकर यहाँ तक पहुँच जाएंगे। बस यही ये छनन पत्र में वही होता है दोस्त कि जैसे देखिएगा, अगर ये मान लीजिए, समझिएगा, अगर ये आपको चमकीला जो दिखाई दे रहा है समझ लीजिए कि ये आपका स्याही यहाँ पर रखे हैं और ये यहाँ तक आप जल में डिबो दिए हैं और जल के कण यहाँ तक जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जल के कण, तैसे तैसे देखेंगे कि जो भी उस स्याही में जो भी कंपोनेंट मौजूद हैं दोस्त, चाहे वो कोई भी कलर हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, कोई भी कलर हो, जो भी कलर उसमें मौजूद हैं उन कलरों को उनके घनत्व के आधार पर, यानी कि उनके कणों के आधार पर अलग अलग स्टेप में बदल कर रख देते हैं। यानी कि उस ब्लैक स्याही से जो भी उस स्याही के साथ कलर मौजूद होते हैं, जैसे जैसे वाटर के ड्रॉप ऊपर जाएंगे तैसे तैसे उनके कलर, उनके घटक अलग अलग होते जाएंगे। यही है क्रोमेटोग्राफी। क्या है दोस्त? यही है क्रोमेटोग्राफी। एक बार क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे दोस्त, ये क्या है, कहाँ से आया, समझिएगा। मिश्रण से घटकों को अलग करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है रंग, यानी यह जेनरलिक रंग से ही संबंधित प्रयोग है दोस्त। सबसे पहले इस विधि का उपयोग रंगों को अलग करने के लिए हुआ था, इसलिए इसे क्रोमेटोग्राफी किया जाता है। यानी जो आपने देखा कि पेपर पर हमने रंग, एक स्याही गिराया और उसको जल में डुबोया और किस तरह जल के कण उस स्याही के अलग अलग घटकों में तब्दील कर दे रहे हैं, ये सबसे पहले हमने रंग के संबंध में किया था। इस वजह से इसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमो मतलब रंग, क्रोमा मतलब रंग। एक ही प्रकार के विलायक में घुले विभिन्न विलय को अलग करने में उपयुक्त विधि है। मतलब समझिएगा, एक ही प्रकार के विलायक में
घुले विभिन्न विलय को अलग करने में उपयुक्त, यानी कि इनके जो कंपोनेंट होंगे दोस्त वो एक ही प्रकार के होंगे। मतलब रंग है, ब्लू है, ग्रीन है, ये क्या है, एक रंग है, एक ही प्रकार के हैं, और ये घुले हुए हैं, विलय ये क्या हुए हैं, घुले हुए हैं, और इनको अलग करने के लिए हम ये क्रोमेटोग्राफी का यूज कर रहे हैं दोस्त। जिस प्रकार आपके रक्त में ड्रग्स उपलब्ध होता है, उसमें मौजूद होता है, यह पता करने के लिए भी क्या प्रयोग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी। उसका एक अलग प्रोसेस होता है, परंतु जो हमने आपको ये क्षण पत्र का विधि बताया वो एक सिंपल साधारण विधि है, जिसे आप घर पर भी यूज कर सकते हैं। घर पर अगर आपके पास डाई है, स्याही है, जो लिक्विड वाला आता है स्याही, अगर आप किसी पत्र पर गिराते हैं, उसको सूखने का थोड़ा इंतज़ार कीजिए, और आप जब सूख जाता है तो उसको क्या कीजिए कि एक पानी ग्लास लीजिए और उसको एक ही जगह पर रखिए, उस ऐसे जगह पर रखिए कि जो इंक है जहाँ पर डाले हैं वो पानी के अंदर नहीं डूबे, वो थोड़ा सा पानी से ऊपर रहे, और धीरे धीरे पानी ऊपर जैसे जैसे जाएगा तैसे तैसे उसमें देखेंगे कि अलग अलग कलर आपको नजर आएगा, यानी कि उस स्याही से अलग अलग घटक हो गए। और यहाँ पर दोस्त समाप्त होता है हमारा सेशन। लगभग हमने दोस्त 5 विधियाँ पढ़ा, अब इसके आगे 2-3 और विधि है वो पढ़ेंगे, और हमारा 2.3 जो दोस्त है मिश्रण के घटकों को पृथक करना, वो हमारा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नोट्स बनाएंगे। दोस्त कैसा लग रहा है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। एक एक चीज़ बारीकी से अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, ताकि आप कोई भी आपके सामने से पॉइंट ना छूटे। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर 2-3 पॉइंट और है 2.3 के पृथक्करण को, यानी मिश्रण के घटकों को पृथक्करण को करेंगे और समझेंगे। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।